फिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना है। मुसाफिर हूँ यारो, मुसाफिर हो यारो, ना घर है ना ठिकाना। आप सोच रहे हो कि सर हम मुसाफिर कैसे हुए, हमारा तो घर भी है, हमारा तो ठिकाना भी है। तो देखो, जो हम ज्ञान हम अर्जित कर रहे हैं, जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं, उस मार्ग में तो हम एक मुसाफिर की तरह ही हैं, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान तो अपार है। और हम उसको कितना ही प्राप्त करें, उसमें कभी अपने को मंजिल मिलने वाली नहीं है, अनंत है ज्ञान, ठीक है ना। तो उसमें अपन को एक मुसाफिर की तरह ही अपने को मानना चाहिए और लगातार हमें सीखते रहना चाहिए। तो यही इस गीत का आज एक संदेश अपन यहाँ पर या मोटिवेशन हम प्राप्त कर सकते हैं, और हम हमारी पूर्णता की ओर बढ़े, हमारी संस्कृति के अनुसार हमारी पूर्णता की ओर बढ़े, ज्ञान की पूर्णता की ओर बढ़े, तो वही हमारी मंजिल मानी जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल कोटा डॉट एजुकेशन पर। और आज का जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है यहाँ पर, विद्युत धारा, चैप्टर नंबर 3, उसके टॉपिक 3.7 पे हम पहुँच चुके हैं, विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता। तो विभिन्न पदार्थ का मतलब हो गया, जैसे हमने पदार्थों को वर्गीकृत किया था पहले, चालक में, अर्धचालक में और कुचालक में, धारा के आधार पे। जो धारा का प्रवाह करते हैं उनको अपन चालक कहते हैं, ठीक है ना। कुचालक उन्हें कहते हैं जो धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो उन्हीं पदार्थों को अपन यहाँ क्या करने वाले हैं, प्रतिरोधकता के मानों के आधार पर समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है, उसमें हमारे इन चालक और जो अर्धचालक और कुचालक पदार्थ हैं, उनकी प्रतिरोधकताएं दे रखी है, और इस आधार पे हम इनको परिभाषित भी करने वाले हैं आगे। तो सबसे पहले अपन इन मानों को देख लेते हैं कि सारणी में ये मान किस प्रकार से दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ चालक पदार्थों को, ठीक है ना। चालक, जैसे चालक में अपन जानते हैं चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, लोहा, प्लेटिनम, पारा, निक्रोम, मैग्नीन, इस तरह की ये जो धातुएं हैं या मिश्र धातुएं हैं, ये चालकों में आती हैं। तो इनकी प्रतिरोधकता आपको दे रखी है रो 0 डिग्री सेल्सियस पर, ओम इंटू मीटर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, चांदी के लिए है 1.6 इंटू 10⁻⁸, ठीक है ना। -8 मतलब इसकी -8 इसकी कोटि है, इस रेंज में ये प्रतिरोधकता है। अब आप जानते हो -8 बहुत कम मान होता है, जिसके साथ -8 लग जाए, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या हो गई, बहुत कम हो गई। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चांदी की प्रतिरोधकता बहुत कम है, ठीक है ना, बहुत कम है। ऐसे सब में देख लो आप, सब में पीछे जो पावर आ रही है वो 10⁻⁸ ही आ रही है, बस आगे जो वैल्यू है उसमें थोड़ा चेंज आ रहा है, ठीक है ना। तो सारणी के आधार पर अपन कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है यहाँ पर, वो तो है अपनी निक्रोम के लिए, और सबसे कम वैल्यू है वो चांदी के लिए। पर ओवरऑल देखा जाए तो सबकी मान बहुत कम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चालकों की प्रतिरोधकता जो होती है बहुत ही कम होती है। तो प्रतिरोधकता अगर कम है तो आप जानते हो कि वो बहुत आसानी से क्या करेंगे, धारा का प्रवाह करेंगे। इसीलिए चालक पदार्थ क्या करते हैं, बहुत आसानी से धारा का प्रवाह करते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे चालकों की, ठीक है ना। चालकों के लिए अपन ने देख लिया कि 10⁻⁸ की इनकी प्रतिरोधकता की कोटि है। इसके आधार पर आगे मैं परिभाषित भी करूंगा इसको। अब देखते हैं अपन अर्धचालकों को। देखो आप, इसमें नेक्स्ट अपने पास है ये अर्धचालक। तो अर्धचालकों में जैसे आप देखो, तो यहाँ पर कार्बन है, ग्रेफाइट, ठीक है ना, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये 3 मुख्यतः अर्धचालक हैं, जिनमें 2 के बारे में बहुत डिटेल में हम आगे हमारे अर्धचालक पदार्थ का चैप्टर है उसमें अपन समझेंगे भी सही 2 के बारे में। तो आप देखो, अर्धचालक पदार्थों की जो प्रतिरोधकता है उसी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर ओम इंटू मीटर में जो मापी गई है, उसमें कार्बन की है 3.5 गुणा 10⁻⁻5, ये भी काफ़ी कम मान है। इसके अलावा देखो, जर्मेनियम की 0.46 और सिलिकॉन की 2300 है। तो जो हमारे चालक पदार्थ थे उनसे तो ज़्यादा हो गई है, क्योंकि चालक पदार्थों की 10⁻⁻8 थी, तो उनसे तो काफ़ी ज़्यादा हो गई। इसका मतलब ये प्रतिरोधकता ज़्यादा है। तो चालकों की तुलना में ये पदार्थ जो होते हैं धारा का प्रवाह कम करते हैं, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता ज़्यादा है, तो धारा का प्रवाह क्या होगा, कम करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास विद्युत रोधी। विद्युत रोधी आप देखो, जो कुचालक होते हैं, जो धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर अपन सामान्य परिभाषा की बात करें तो कुचालक का मतलब होता है जो धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं करते। तो इसका कारण देखो आप, इनकी प्रतिरोधकता के मानों में आपको मिल जाएगा। शुद्ध जल जो है उसकी प्रतिरोधकता है 2.5 गुणा 10⁵5। कांच की या ग्लास की है 10⁻10 से 10⁻14, बहुत ज़्यादा मान हो गया। तो इतना ज़्यादा प्रतिरोधकता अगर किसी की रहेगी, 10⁻+14 है मतलब, बहुत ज़्यादा मान हो गया है। तो
तो इतनी ज़्यादा प्रतिरोधकता अगर किसी की रहेगी तो पदार्थ बिल्कुल भी धारा का प्रवाह नहीं करेगा। जैसे रबर है तो रबर की भी बहुत ज़्यादा है, 10 की घात 16 तक इसकी कोटि चली गई है, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड है 10 की घात 14, संयुक्त स्फटिक फ्यूज्ड क्वार्ट्ज है, इसकी 10 की घात 16 है। तो ये काफ़ी बड़ी रेंज है, 10 की घात 16 तक यहाँ पर रेंज हो गई, 10 की घात 14 से लेकर 10 की घात 16 अपन मान सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा प्रतिरोधकता होने के कारण ही जो विद्युत रोधी या कुचालक हैं वो धारा का प्रवाह नहीं करते हैं। तो ये प्रतिरोधकता के आधार पे आपने यहाँ पर चालकों को, अर्धचालकों को और कुचालकों को समझा है, ठीक है ना। अब इसके आधार पे अपन इसको डिफाइन भी करते हैं आगे, जो परिभाषाएं हमारी एनसीईआरटी में दी गई है। तो अब देखो यहाँ पर हम इनको परिभाषित करते हैं, चालक को, अर्धचालक को और कुचालक को प्रतिरोधकता के आधार पे। वैसे तो अपन जानते हैं कि चालक का मतलब वो पदार्थ होते हैं जो आसानी से धारा का प्रवाह करते हैं, पर यहाँ पर प्रतिरोधकता के आधार पे आपसे पूछा गया है। तो परीक्षा में अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता के आधार पे बताओ कि चालक पदार्थ क्या होते हैं, तो आपको फिर उनकी कोटि से आपको समझाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले है प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। प्रतिरोधकता के बढ़ते हुए मानों के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले है हमारे चालक पदार्थ। देखिए आप, ये चालक पदार्थ है हमारे। तो वह पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर से 10 की घात -6 ओम इंटू मीटर के मध्य होती है, उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं। अपन देखा था यही रेंज थी उनकी, सारणी में हमने देखा था। तो 10 की घात -8 से 10 की घात -6 मतलब बहुत कम मान है ये। इस बीच में अगर रेंज हो प्रतिरोधकता की तो वह क्या कहलाते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। फिर अर्धचालक देखो, वह पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता 10 की घात -5 ओम इंटू मीटर से प्लस 10 की घात 3 ओम इंटू मीटर के मध्य होती है, उन्हें अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। तो ये इनसे ज़्यादा हो गया मान, 10 की घात -5 से 10 की घात 3 के बीच अगर रेंज है तो वो अर्धचालक पदार्थ कहलाएंगे। इसके बाद अगर प्रतिरोधकता का मान देखो यहाँ पर कुचालकों के लिए 10 की घात 10 से 10 की घात 14 ओम इंटू मीटर के मध्य होती है। तो इस रेंज में अगर पदार्थों की प्रतिरोधकता है 10 की घात 10 से 10 की घात 14, बहुत ज़्यादा मान है, तो इस रेंज में अगर प्रतिरोधकता है किन्हीं पदार्थों की तो वो सब कुचालक पदार्थ रहेंगे, ये धारा का प्रवाह नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर है, देखो ये भी पढ़ लेते हैं अपन। यहाँ लिखा हुआ है परम शून्य ताप 0 केल्विन। परम शून्य ताप आप जानते होंगे 0 केल्विन सबसे कम ताप माना गया है। ये ऐसा ताप है जहाँ पर गैसों के अणु भी गति करना बंद कर देते हैं, वो भी जाम हो जाते हैं, रुक जाते हैं वो भी। तो ऐसे ताप पर अर्धचालक पदार्थ कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। तो अर्धचालक पदार्थों में जो थोड़ी बहुत चालकता है, मतलब थोड़ा बहुत धारा का प्रवाह कर रहे हैं, अगर उनको इस टेम्परेचर पे ले आएंगे अपन 0 केल्विन पर, 0 केल्विन का दूसरा मतलब मान लो आप -273 डिग्री सेल्सियस लगभग, ठीक है ना, -273 डिग्री सेल्सियस लगभग ये टेम्परेचर आ जाए, तो जो हमारे अर्धचालक पदार्थ हैं वो भी कुचालकों की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। हालांकि अर्धचालक पदार्थ जो है हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पदार्थ हैं, ये काफ़ी यूजफुल पदार्थ हैं। इनके बारे में जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको इनकी उपयोगिता समझ में आएगी, ठीक है ना। इसके बाद अर्धचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता चालकों व कुचालकों के मध्य होती है। इनकी जो प्रतिरोधकता है वो अपन ने देखा यहाँ पर कि चालक और जो कुचालक हैं उनके बीच में है। तो इसी गुण का यूज करके इनको चालक की तरह काम में लिया जाता है। इनकी प्रतिरोधकता को अपन क्या करेंगे, थोड़ा कम कर देंगे, जो ये ज़्यादा मान है ना इसको कम कर देंगे। इसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं, उन मेथड से इनकी प्रतिरोधकता और कम कर दी जाती है, जिससे ये क्या करते हैं, चालकों की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। तो इनका ये जो इनकी प्रॉपर्टीज है, इनके आधार पे अपन क्या करेंगे, इन पदार्थों को यूज करेंगे और इसके बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है वो अपन फिर समझेंगे जब अपन ये चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्लासिफिकेशन हो गया प्रतिरोधकता के आधार पर। अब चलते हैं अपन तार को समझते हैं कि प्रतिरोध तार किस किस प्रकार के होते हैं। तो आइए अब हम यहाँ समझ लेते हैं कि प्रतिरोध जो है वो किस किस टाइप से बनाए जा सकते हैं। देखो सामान्य जो तार होता है, जैसे घरों में जो कनेक्टिंग वायर होता है, आपने देखा होगा अपने जो घरों में परिपथ बनाया जाता है उसमें जो कनेक्टिंग वायर होता है वो तो एक प्रकार का कम प्रतिरोध का तार होता है, ठीक है ना। उसको अपन एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के रूप में, एक मानक प्रतिरोध के रूप में ज़्यादा काम नहीं ले सकते हैं। तो मानक प्रतिरोध कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। तो 2 प्रकार के इसमें है अपने पास। देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रतिरोधक के प्रकार। तो पहला है हमारे पास तार आबद्ध प्रतिरोधक, ठीक है ना। तो तार आबद्ध प्रतिरोधक, और दूसरा है हमारे पास कार्बन प्रतिरोधक। तो ये अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसको डिटेल में समझेंगे अपन।
और यहाँ पर ताराबद्ध प्रतिरोध की परिभाषा भी हमारी एनसीईआरटी में है, तो इसको देख लेते हैं अपन। ये प्रतिरोधक मैग्नीन, कांस्टेंटन, निक्रोम जैसी मिश्र धातु के तार लपेट कर बनाए जाते हैं। इनके बनाने का उद्देश्य ये रहता है कि प्रतिरोध का मान ताप के साथ लगभग अपरिवर्तित रहे। आप जो तीनों धातुएं देख रहे हो ये काफी महत्वपूर्ण धातुएं हैं, मैग्नीन, कांस्टेंटन और निक्रोम। ये ऐसी मिश्र धातुएं हैं जिनका प्रतिरोध जो होता है वो ताप के साथ ज़्यादा चेंज होता है। प्रतिरोध पे सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ेगा वो ताप का पड़ेगा, ठीक है ना। तो ताप के साथ इनका प्रतिरोध चेंज नहीं होता है, इसीलिए क्या किया जाता है, इनको मानक प्रतिरोध के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसी ताराबद्ध प्रतिरोध इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं, ये इसमें लिखा हुआ है। और इन प्रतिरोधों का मान 1 ओम से 100 ओम कोटि परिसर में होता है, तो कम रेंज में इनको लिया जाता है, ठीक है ना। जब कम रेंज के प्रतिरोध आपको लेने हो काम में तो अपने को इन धातुओं से बनाना चाहिए। इसके बाद है हमारे पास कार्बन प्रतिरोधक। तो देखो कार्बन प्रतिरोधक क्या होते हैं, कार्बन प्रतिरोधक उच्च मान के प्रतिरोध होते हैं। मतलब जब अपने को प्रतिरोध का ज्यादा मान चाहिए तब हमें कार्बन प्रतिरोध बनाना चाहिए। और किससे बनाएंगे, कार्बन से बनाएंगे। इन्हें कार्बन से बनाया जाता है। ये आकार में छोटे व सस्ते होते हैं, इन्हें बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो अभी अपन समझने वाले हैं, बेलन के रूप में इनको ढालकर बनाया जाता है। और इनके मान वर्ण कोड द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वर्ण कोड का मतलब है रंगों के द्वारा। तो इसमें अपन आगे समझने वाले हैं कि इसमें जो बेलन बनाया जाएगा तो बेलन पे कुछ पट्टियां रहेगी, कुछ कलर्स रहेंगे, उनके आधार पे इनके मानों को निर्धारित किया जाएगा। तो अब चलते हैं इसको डिटेल में समझते हैं कार्बन प्रतिरोध को। तो आइए अब समझते हैं कार्बन प्रतिरोध क्या होता है और किस तरह का हमें दिखाई देगा। तो उसके लिए देखो एक अपन रियल डायग्राम यहाँ पर लिया है। तो आप देख रहे होंगे ये चित्र बना हुआ है, ये कार्बन प्रतिरोध का बना हुआ है। इसमें आपको कुछ कलर्स की पट्टियां दिखाई दे रही होगी, जैसे ये पीले रंग की है, ये बैंगनी रंग की है, ये ऑरेंज है और ये कुछ स्वर्ण कलर की जैसी है। तो इस तरह से इसमें विभिन्न पट्टियां बनाई जाती है और इन सबका एक विशेष अर्थ होता है, ठीक है ना। तो वो विशेष अर्थ क्या है अपन यहाँ समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड। तो इसमें जो रंग, वर्ण का मतलब जो रंग बने हुए हैं उनका कोड क्या रहेगा, उनको कैसे पहचाना जाएगा। तो कार्बन प्रतिरोध का मान निर्धारित करने के लिए बेलन पर 4 रंगीन पट्टियां बनाई जाती है। आपको 4 पट्टियां दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर, जिनमें प्रत्येक का एक विशेष अर्थ होता है। प्रथम 2 पट्टियां प्रथम 2 सार्थक अंक, क्रमशः प्रथम सार्थक अंक व द्वितीय सार्थक अंक तथा तृतीय पट्टी डेसिमल गुणक व चतुर्थ पट्टी सह्यता प्रतिशत को व्यक्त करती है। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि प्रथम जो 2 पट्टियां हैं, पहली और दूसरी पट्टी, ये तो है पहली पट्टी तो प्रथम सार्थक अंक को बताएगी और दूसरी पट्टी द्वितीय सार्थक अंक को बताएगी। देखो यहाँ लिखा हुआ है नीचे, ये आप परीक्षा में बनाओगे तो ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा तो अपन दिखा नहीं सकते परीक्षा में। तो ऐसा जब आप बनाओगे तो पहली पट्टी तो जो है प्रथम सार्थक अंक और द्वितीय पट्टी द्वितीय सार्थक अंक को बताएगी। इनका मतलब क्या है भी अपन टेबल से समझेंगे इस बात को। आप अभी ध्यान रखो कि ये प्रथम सार्थक अंक को बताएगी, ये द्वितीय सार्थक अंक को बताएगी। और तीसरी जो पट्टी है वो डेसिमल गुणक को बताती है। डेसिमल गुणक का मतलब होता है 10 की घात बताना। तो प्रतिरोध में जो 10 की घात रहेगी उसको अपन इस तीसरी पट्टी के रंग से पहचानेंगे। और चौथी पट्टी जो है वह सह्यता प्रतिशत को बताती है। सह्यता प्रतिशत एक प्रकार से आप एरर की तरह मान सकते हो, कितनी मान में त्रुटि रहेगी प्लस माइनस, उसकी तरह भी इसको मान सकते हैं। तो ये सह्यता प्रतिशत इसका होता है। अब देखो यहाँ पर अपने पास जो है एक सारणी है प्रतिरोधक वर्ण कोड, और इसमें जो कलर्स हैं, अलग अलग रंग हैं जो इस पर बनाए जा सकते हैं, उनके कुछ अंक दे रखे हैं। तो ये अंक जो दे रखे हैं इन्हीं से अपन सार्थक अंक पहचानेंगे, ठीक है ना। जैसा कलर होगा उसका अंक वैसा ही मान लेंगे, तो वही उसका सार्थक अंक कहलाएगा। और ये गुणक है, गुणक का मतलब वो डेसिमल गुणक जो तीसरी पट्टी में आता है, तो उसको यहाँ से लेंगे अपन इस जगह से। और सह्यता प्रतिशत इस नंबर 4 जो कॉलम है उससे अपन लेंगे, ठीक है ना। तो एक बार इन कलर्स को अपन देखते हैं। तो यहाँ पर देखो आप कि जो काला रंग है आपके पास, तो काला रंग के लिए जो अंक रहेगा सार्थक अंक वो 0 रहेगा, भूरे के लिए 1 रहेगा, लाल के लिए 2 रहेगा, नारंगी के लिए 3 रहेगा, पीले के लिए 4 रहेगा, हरे के लिए 5 रहेगा, नीले के लिए 6 रहेगा, बैंगनी के लिए 7 रहेगा, दूसर का मतलब हो गया धूल के जैसा ग्रे मान लो, तो ये 8 रहेगा, सफ़ेद के लिए 9 रहेगा। और इसके बाद ये जो कुछ विशेष रंग है चौथी पट्टी वाले, इसमें यहाँ पर चौथी पट्टी पे स्वर्ण आ सकता है। सुनहरा का मतलब सोने जैसा, स्वर्ण के जैसा, चांदी जैसा। और वर्णहीन का मतलब कोई कलर नहीं। कोई कलर नहीं का मतलब इस पर चौथी पट्टी अगर नहीं है तो अपन उसको वर्णहीन मानेंगे, ठीक है ना। तो इन तीनों रंगों के कोई अंक नहीं होते, बस इनके एक तो यहाँ पर ये देखो आप 2 के तो क्या दे रखे हैं आपको गुणक दिए हुए हैं और इनके सह्यता प्रतिशत दिए हुए हैं। तो सह्यता प्रतिशत जो है वह केवल इन तीनों के रहेंगे, बाकी के कोई सह्यता प्रतिशत नहीं होते, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको, देखो इसको प्रतिरोध को अपन कैसे पहचानते हैं।
तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो इस तरीके का रहेगा अपने, जैसे कोई भी अपने यहाँ कलर समय को दे दिए, यहाँ पर 4 रंग बना के दे दिए इनमें से कोई भी, तो उससे रेजिस्टेंस आर का मान अपन इस फॉर्मूले से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर ए और बी का मतलब तो है जो प्रथम 2 पट्टियाँ हैं आपकी, जैसे मान लो इसमें मान लेते हैं अपन, तो जैसे ये पट्टी है पहली वाली, तो इसको ये तो कहलाएगा प्रथम सार्थक अंक। फिर दूसरी पट्टी का रंग जो रहेगा उसको अपन बी माने तो उसके लिए बी जो है द्वितीय सार्थक अंक बनेगा, ठीक है ना। तीसरी पट्टी से अपन पहचानेंगे सी को कि इसका डेसिमल गुणक क्या रहेगा, और डी का मान का मतलब रहेगा सह्यता प्रतिशत। तो ये फॉर्मूला केवल मैंने आपको समझने के लिए बना दिया है, हमारी एनसीईआरटी में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, अपन ने सही समझने के लिए ऐसा मैंने फॉर्मूला बनाया है यहाँ पर। तो देखो मैं इसी से समझाता हूँ आपको कि जैसे आपके पास मान लो सपोज करो कि यही रेजिस्टेंस है, यही हमारा कार्बन प्रतिरोध है और यही हमारे पास रंग है, तो इसका मान कितना बनेगा, इस प्रतिरोध का मान कितना बनेगा। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास पीले रंग की पट्टी है, ठीक है ना। तो पीले रंग की जो पट्टी है उसका आप देख लो अंक जो है वो 4 है, अंक उसका कितना है 4। तो अपन क्या करेंगे, पहला अंक तो लिख देंगे 4, ठीक है। फिर दूसरा आप देखो कि दूसरी पट्टी जो बनी हुई है उसका रंग बैंगनी है, तो बैंगनी रंग के लिए अंक है 7, तो अपन अगला मान लिख देंगे यहाँ पर 7, ठीक है ना। तो 47 हो गया है। अब क्या करना है आपको, तीसरी पट्टी में लगाना है 10 की घात। तो 10 की घात लगाने का मतलब हो गया, यहाँ पर देखो ये रंग जो है अपना ऑरेंज है, मतलब यहाँ पर नारंगी रंग है, तो नारंगी रंग के लिए अपने को दे रखा है 3, ठीक है ना। अंक तो 3 है पर इसका जो डेसिमल गुणक है वो 10 की घात 3 बनेगा, जो अंक है उसको 10 की घात के ऊपर लेना पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10 की घात 3, और फिर यहाँ लगाएंगे प्लस माइनस, इसके बाद प्लस माइनस लगाएंगे सह्यता प्रतिशत लिखने के लिए। तो सह्यता प्रतिशत बताएगी मैं चौथी पट्टी, तो चौथी पट्टी जो देखो आप, ये देखो आप हमारी चौथी पट्टी है ये सोने के रंग जैसी है, मतलब स्वर्ण के जैसी है। तो स्वर्ण के जैसी है तो सुनहरा, इसको सुनहरा कहेंगे अपन, तो सुनहरा रंग का जो प्रतिशत है वो 5% है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 5%। तो ये हमारे आर का मान हो जाएगा, आर बराबर, ठीक है ना। तो आर बराबर हो गया हमारे पास 47 गुणा 10 की घात 3 प्लस माइनस 5%। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया यहाँ पर, इस टेबल की सहायता से विभिन्न रंगों के आधार पे इस कार्बन प्रतिरोध का मान कितना है वो हमने ज्ञात कर लिया है। अब ये तो हो गया देखो कि सारणी देखकर अपन ने मान निकाल लिया है, पर अब आप पूछोगे कि सर ये सारणी कैसे याद रखेंगे, ये परीक्षा में आ गई तो हमें सारणी के इनके अंक कैसे याद रहेंगे, ये सारणी कैसे याद रहेगी। तो इसके लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है ना। एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ, फिर उससे अगर आप अपने हिसाब से भी कोई शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। एक मेरे हिसाब से मैं बता देता हूँ आपको, देखो तो किस तरह से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर काले रंग को अपन ब्लैक कह दें, ठीक है ना, काला ब्लैक होता है, इसका शब्द, इसका लेटर अपन दे दे बी, ठीक है ना। भूरा जो है भूरा, तो भूरे रंग को अपन यहाँ पर ब्राउन से कह सकते हैं, लाल रेड हो जाएगा, नारंगी को ऑरेंज, पीले को येलो वाई, हरे को ग्रीन और नीले को ब्लू, बैंगनी बैंगनी वॉयलेट होता है तो वी आ जाएगा, दूसर ग्रे इसको जी से लिख सकते हैं, और सफ़ेद ये वाइट। बस यही तक याद रखना है, बाकी 3 तो आपको याद रह जाएंगे। तो इन 3 इनको अपन कैसे याद करेंगे, देखो तो इसको अपन ऐसे कह सकते हैं बीबी रोय, बीबी रोय, ठीक है ना। रोए का मतलब रोना, रो सकते हो, मतलब रोने का, रोने से लगा सकते हैं बीबी रोए। जब, जीबी का मतलब जब, वी का मतलब वो, गए वाशिंगटन। तो कोई की बीवी रो रही है जब उनके पति कहाँ चले गए, वाशिंगटन चले गए, तो ऐसा अपन याद रख सकते हैं बीबी रोय जब वो गए वाशिंगटन, ठीक है ना। इसको आप लिख लेना। तो इस तरीके से आप इस टेबल को याद रख सकते हो। और अब अपने को स्टार्ट कहाँ से करना है, अंकों को स्टार्ट करना है 0 से, ठीक है ना। तो 0 से लेकर 9 तक के अंक रहेंगे, ये टोटल 10 है, तो 0 से स्टार्ट करोगे 9 तक आपको आना है, और फिर इन्हीं को आपको घातों में चढ़ाना है, ठीक है ना। जैसे 10 यहाँ पर 0 को अपन घात में चढ़ाएंगे, 10 की घात 0, तो 10 की घात 0 1 बन जाएगा, क्योंकि किसी की भी घात 0 1 होती है। फिर 10 की घात 1, तो 10 की घात 1 लेंगे तो 10 की घात 1 बन जाएगा। इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब इसके रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताता हूँ। कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस ताकि अपना टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब तो सबसे पहले देखो आप, ये क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न चित्र में कार्बन प्रतिरोधक का मान बताइए। आपको एक कार्बन प्रतिरोध बना के दिया हुआ है और इसका मान हमने बताना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर अपने जो कलर्स हैं वो दे रखे हैं कि पहली पट्टी तो भूरे रंग की है, दूसरी नीले रंग की है और तीसरी बैंगनी रंग की है। अब इसमें चौथी पट्टी हमें दिखाई नहीं दे रही है,
तो दिखाई नहीं दे रही है तो उसको वर्णहीन मानेंगे अपन। और वर्णहीन पट्टी का सह्यता प्रतिशत हमेशा 20 माना जाता है, ठीक है ना। अनुपस्थित जो रहे वर्णहीन उसका सह्यता प्रतिशत अपन क्या मानेंगे, 20 मानेंगे। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चलो इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो हमारा रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, R बराबर, तो पहले दो कलर तो क्या करेंगे, पहले दो सार्थक अंक को बताएंगे, प्रथम सार्थक अंक और द्वितीय सार्थक अंक। तो देखो आप भूरे रंग का जो सार्थक अंक है वो 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे पहला अंक, ठीक है ना। तो दूसरा नीला कलर है, तो नीले के लिए सार्थक अंक 7 है, तो यहाँ 7 लिख देंगे। तो ये प्रथम दो सार्थक अंक हो गए। अब अपने को क्या करना है, इसके बाद 10 की घात बतानी है, डेसिमल गुणक बताना है। तो 10 की घात के ऊपर कितना अंक लेंगे, तो तीसरा रंग हमें बताएगा। तो बैंगनी रंग जो है हमारे पास, तो बैंगनी रंग के लिए हमारे पास जो अंक है वह है यहाँ पर 7, ठीक है ना। बैंगनी के लिए कितना है, 7, तो 10 की घात यहाँ हो जाएगा 7। अब यहाँ पर इसके बाद प्लस माइनस लगाएंगे और सह्यता प्रतिशत जो रहेगा वो 20 रहेगा, क्योंकि चौथी पट्टी अनुपस्थित है, तो वर्णहीन का मतलब हो गया अनुपस्थित, इसका सह्यता प्रतिशत हमें 20 मानना है। तो टेबल याद होगी तभी आप ये रेजिस्टेंस ज्ञात कर पाओगे, अगर टेबल याद नहीं है तो रेजिस्टेंस ज्ञात नहीं कर पाओगे, इसलिए टेबल को याद करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चन का रिवर्स ऑर्डर में है, मतलब इसमें आपको पहले से मान दे रखा है प्रतिरोध का, और आपको क्या करना है, कलर बताने हैं, रंग बताने हैं, कौन कौन सी पट्टियां अपने कार्बन प्रतिरोध पर रहेगी। तो देखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। एक कार्बन प्रतिरोधक का मान 62 गुणा 10 की घात 3 ओम है तथा सह्यता प्रतिशत 5% है। इसके वर्ण कोड के मान क्रम से लिखिए। तो देखो हमारा रेजिस्टेंस कितना हो गया, R बराबर हो गया हमारे पास 62 गुणा 10 की घात 3 और सह्यता प्रतिशत है 5%। ये हमारे R का मान हमें दिया हुआ है। तो पहचान लेते हैं। देखो पहला अंक जो है प्रथम सार्थक अंक 6 है, तो 6 के लिए देखो आप 6 के लिए आएगा नीला, ठीक है ना। और 2 जो है हमारे पास, तो 2 के लिए आएगा लाल। तो हम कह सकते हैं कि पहला रंग तो होगा नीला, पहली पट्टी तो नीले रंग की होगी और दूसरी पट्टी जो होगी वो लाल रंग की होगी। इसके बाद देखो 10 की घात 3 आ रहा है, तो डेसिमल गुणक 3 है, तो 3 के लिए जो रंग है वो है हमारे पास नारंगी। इसका मतलब अगली पट्टी जो रहेगी हमारी वो नारंगी रंग की रहेगी, ठीक है ना। और सह्यता प्रतिशत 5 है, तो 5 सह्यता प्रतिशत आप देखो ये रहता है सुनहरा, सुनहरा का मतलब सोने जैसे रंग का या स्वर्ण का रहता है। तो अपन कह देंगे चौथी पट्टी जो है हमारी वो सुनहरे रंग की है, सुनहरा। तो इस तरह से हमने क्या किया, प्रतिरोध के मान के आधार पर चारों रंगों को पहचान लिया कि हमारे कार्बन प्रतिरोध पे कौन कौन सी पट्टियाँ बनी हुई है। तो आपको बहुत आसान से क्वेश्चन लग रहे होंगे स्टूडेंट्स। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, ये भी सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ पर हमारे पास प्रतिरोध दे रखा है, देखो कि इस प्रतिरोध का वाले कार्बन प्रतिरोध का वर्ण क्रम क्या होगा, इसका वर्ण क्रम हमें बताना है। तो इसको हम R मान लेते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस R है, तो R बराबर हो जाएगा 24 गुणा 10 की घात 7 प्लस माइनस 10%, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले तो अपन सार्थक अंकों के आधार पर पहचानते हैं। तो पहला अंक है 2, तो 2 का जो रंग है वो रहेगा लाल, और जो 4 है आपके पास, तो 4 का जो रंग रहेगा वो रहेगा आपके पास पीला। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रथम पट्टी तो जाएगी लाल रंग की और दूसरी पट्टी जाएगी हमारे पास पीले रंग की। अब डेसिमल गुणक अगर आप देखेंगे तो डेसिमल गुणक 10 की घात 7 है, तो 10 की घात 7 का मतलब हो गया देखो ये वाला, यहाँ पर 7 आता है बैंगनी रंग के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब तीसरी पट्टी जो है हमारी वो बैंगनी रंग की है और चौथी पट्टी जो है उसमें 10% है, तो 10% होता है चांदी के लिए। आप देखो यहाँ पर, तो मैं कह सकता हूँ कि चौथी पट्टी जो है वो चांदी की जैसी होगी। तो इस तरीके से प्रतिरोध के द्वारा हमने यहाँ पर भी कार्बन प्रतिरोध पे कौन कौन से रंग है, कौन कौन से वर्ण है, ये पता लगा लिए। तो इस सारणी में साथ में इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि सारणी से ही हम मानों को पता लगा पाएंगे, ठीक है ना। आपको परीक्षा के लिए तो याद करना ही पड़ेगा। एक और क्वेश्चन अपन करते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है देखो, और इसमें अपने से धारा पूछी गई है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो इसी से रिलेटेड है, कार्बन प्रतिरोध से, बस यहाँ पर धारा का मान हमसे पूछा गया है। तो देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक कार्बन प्रतिरोधक जिस पर प्रथम द्वितीय तृतीय छल्ले क्रमशः आसमानी काले पीले रंग के हैं, अपन को रंग दे रखा है आसमानी काला और पीला, इस पर 30 वोल्ट की वोल्टता आरोपित की गई है, प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा।
तो पहले तो हम क्या करते हैं, देखो धारा निकालने के लिए पहले हमें प्रतिरोध निकालना पड़ेगा कि जो हमारे रंग हैं उनके आधार पे हमारे प्रतिरोध का मान कितना है। फिर उस प्रतिरोध पे अपन ने क्या कर रखा है, 30 वोल्ट की वोल्टता लगा रखी है, मतलब बैटरी लगा रखी है। तो उस प्रतिरोध से कितनी धारा निकलेगी ये हमें बताना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर आर का मान ज्ञात करते हैं। तो देखो यहाँ पर आर का मान क्या बनेगा, आर बराबर, सबसे पहला रंग है हमारे पास आसमानी। तो आसमानी का मतलब अपन लगभग नीला मान सकते हैं, नीला कलर मान सकते हैं, ठीक है ना। तो नीले के लिए जो कलर है वो, सॉरी नीले के जो कोड है वो 6 है, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे 6, ठीक है ना, पहला आसमानी। दूसरा है काला, तो काले के लिए अंक हो जाएगा 0, ठीक है। फिर आएगा तीसरे कलर से 10 की घात, मतलब गुणक आएगा अपने पास, है ना, डेसिमल गुणक। तो पीला रंग के जो है हमारे पास, तो पीले रंग के लिए देखो आप यहाँ पर कहा गया पीला, ये रहा पीला, 10 की घात 4, तो यह बनेगा 10 की घात 4, ठीक है ना। अब चौथा रंग इसमें देने रखा है, तो उसमें वह सहीता प्रतिशत को बताता है, तो अपन रियल कैलकुलेशन करते समय सहीता प्रतिशत को अपन यहाँ अवॉइड कर देंगे। तो बस ये तीन ही जो अपन ने कलर है, इनके आधार पर हमने प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लिया है कि इतना प्रतिरोध है, ये ओम में इतना प्रतिरोध हमारे पास आ गया है। अब हमें क्या करना है, धारा ज्ञात करना है। तो ओम का नियम लगाएंगे, धारा आई बराबर क्या होती है ओम के नियम से, V बटा R, ठीक है ना। तो V का मान तो हमारे पास 30 वोल्ट है यहाँ पर, और रेजिस्टेंस का मान 60 गुणा 10 की घात 4। अब देखो यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य जो कट जाएगी, 3/6 का मतलब हो गया 1/2, 1/2 गुणा 10 की घात -4 हो गया। इसको हम चाहें तो 0.5 इंटू 10⁻⁻4 और एम्पियर में इसको ले सकते हैं। तो इतनी धारा हमें यहाँ पर क्या होगी, प्राप्त होगी। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया उसने, बाकी तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, और आपको समझ में आ गया होगा ऐसी मेरे को उम्मीद है, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा आज का टॉपिक, विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता। और कैसा लगा टॉपिक आप सब मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो वीडियो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि इसी तरह से मैं आपके लिए बड़े उत्साह से वीडियो लेकर आता रहूं। फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।